हाय गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अमेज ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के बोर्ड एग्जाम के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसको पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस वीडियो के अंदर हमने आपको इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, सो वीडियो को एंड तक प्लीज जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अमेज ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे आपको एक रेड कलर का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि उस पर क्लिक करने से ही आपको हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। सो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मेनली डिपेंड होता है फिजिकल और केमिकल चेंजेस पे। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। सो पहले हम बात करते हैं केमिकल चेंज की। One or more new substance with new physical and chemical properties are formed. एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस से न्यू फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जब फॉर्म होती हैं तो उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके पास है आयरन और आपने उसके साथ मिलाया कॉपर सल्फेट, तो वो बनाता है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहले जो कंपाउंड्स थे वो भी न्यू थे और जो बाद में कंपाउंड मिले वो भी न्यू थे। सो ऐसे टाइप के रिएक्शंस जो हैं वो केमिकल रिएक्शन कहलाती हैं। नेक्स्ट है फिजिकल चेंज। चेंज इन कलर और स्टेट अकर्स बट नॉट न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि हमारे कलर और स्टेट में चेंजेस आते हैं, लेकिन कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, वाटर चेंजेस टू स्ट्रीम ऑन बॉइलिंग। जब हम पानी को उबालते हैं तो वो स्ट्रीम में चेंज हो जाता है, बट नॉट न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना यहाँ पर। इवन दो स्ट्रीम और वाटर लुक्स डिफरेंट व्हेन दे आर मेड टू रिएक्ट विद अ पीस ऑफ सोडियम, दे रिएक्ट द सेम वे एंड गिव द एक्सट्रैक्ट सेम प्रोडक्ट। ये सेम वे से रिएक्ट करते हैं और सेम ही प्रोडक्ट देते हैं। दिस इन्वॉल्व्स ओनली अ चेंज इन स्टेट, लिक्विड टू वेपर। यहाँ पे बस स्टेट में चेंज आया है, जो कि पहले लिक्विड फॉर्म में था वाटर, वो वेपर फॉर्म में चेंज हो गया। यहाँ पे किसी भी टाइप का न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। ऑब्जर्वेशंस दैट हेल्प डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन। अब हम ऑब्जर्वेशंस को पढ़ते हैं जो हमें ये बताती हैं कि केमिकल रिएक्शंस कैसी होती हैं। A chemical reactions can be determined with the help of any of the following observation. अगर हमें इनमें से कोई भी ऑब्जर्वेशन दिखती है तो हम कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है। फर्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अगर गैस का इवोल्यूशन होता है तो वो केमिकल रिएक्शन होती है। चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर और चेंज इन स्टेट। Chemical reaction. Chemical reactions are chemical changes in which reactions transformed into product by making or breaking of bonds. जब bonds की breaking होती है तो वो भी हमारी chemical reaction होती है, या फिर compound जो है transform हो। तो अगर आपको दोनों चीज देखने को मिले कि compound transform हो रहा है और साथ ही साथ bonds भी break हो रहे हैं, तो वो हमारी chemical reaction है। या तो आपको एक चीज देखने को मिल सकती है या फिर दोनों, तो दोनों ही केसेस में वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होती है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को। टेकिंग इनटू कंसीडरेशंस डिफरेंट फैक्टर्स, केमिकल रिएक्शंस आर ग्रुप्ड इनटू मल्टीपल कैटेगरीज। जो केमिकल रिएक्शंस है वो बहुत सारी कैटेगरीज में पाई जाती हैं। फ्यू एग्जांपल्स आर कॉम्बिनेशन, decomposition, single displacement, double displacement, redox, endothermic and exothermic, precipitation and neutralization। ये सारी टाइप्स की रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड इक्वेशन को।
A word equation is a chemical reaction expressed in words rather than the chemical formulas. वर्ड इक्वेशन का मतलब है कि जो केमिकल रिएक्शन है उनको वर्ड्स में एक्सप्रेस किया जाता है. इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन. ये हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल, सोडियम प्लस क्लोरीन गिव राइज टू सोडियम क्लोराइड. The above equation means sodium react with chlorine to form a sodium chloride. इसका सीधा साधा मतलब है कि जो सोडियम है वो रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ और हमें दे रहा है सोडियम क्लोराइड. Symbols of elements and their valencies. A symbol is a chemical code for an element. Each element has one or two letter atomic symbol, which is abbreviated form of its name. जो सिंबल है वो एक केमिकल कोड है और ये एक या दो लेटर में डिफाइन होता है. Valency is the combining capacity of an element. It can be considered as the number of electrons lost, gained or shared by an atom when it combines with another atom to form a molecule. वैलेंसी एक टाइप की कंबाइनिंग कैपेसिटी है जो हमारी यूज की जाती है इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है या फिर शेयर हो रहा है किसी और एटम से, तो वहां पे वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आता है. राइटिंग केमिकल इक्वेशंस. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड द केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स इज नॉन एज केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन मेनली वो इक्वेशंस होती हैं जो हमारे केमिकल फॉर्मूलाज और सिंबल से रिप्रेजेंट की जाती हैं, जिसमें हमें कुछ रिएक्टेंट दिए जाते हैं जिनसे कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप जिंक लेते हैं सॉलिड स्टेट में, उसके साथ मिलाते हैं डाइल्यूट H2SO4 को एक्वस स्टेट में, तो वो हमें देता है जिंक सल्फेट एक्वस स्टेट में प्लस हाइड्रोजन गैस. तो ये हमारे प्रोडक्ट हुए और जो हमारे लेफ्ट साइड पे है वो हमारे रिएक्टेंट है और राइट साइड पे हमारे प्रोडक्ट्स हैं. फॉर सॉलिड्स द सिंबल इज S, फॉर लिक्विड इट इज L, फॉर गैसेस इट इज G, फॉर एक्वस सॉल्यूशन इट इज AQ. फॉर गैस प्रोडक्ट इन द रिएक्शन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ अपर एरो. जब हम गैस प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं तो हम अपर की तरफ, ऊपर की तरफ एरो को शो करते हैं. फॉर प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डाउन एरो. जब हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन को शो करते हैं तो हम डाउन एरो से उसे शो करते हैं. तो ये होते हैं सारे सिंबल्स जो हम रिएक्शन में यूज करते हैं. बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. अब हम बैलेंसिंग को सीखेंगे. सबसे पहले आती है कंजर्वेशन ऑफ मास. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नो एटम कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, सो द नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड हैज टू बी बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से कोई भी एटम क्रिएट नहीं होता और ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है. वो सिर्फ जो है अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है. मतलब जो एटम है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखने लग जाता है, बल्कि वो पहले भी उतना ही रहता है और रिएक्शन हो जाने के बाद भी उतना ही रहता है. इन अदर वर्ड्स, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट formed in a chemical reaction is equals to the total mass of the reactant participate in the chemical reaction. जो हमारा टोटल मास जितना प्रोडक्ट का फॉर्म हुआ है वो उस बिल्कुल बराबर होता है जो हमारा टोटल मास था रिएक्टेंट का. मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उनका मास बराबर होता है. Balance chemical equation. The chemical equation in which the number of atoms of each element in the reactant side is equals to the product side is called a balanced chemical equation. जब केमिकल इक्वेशन के अंदर एटम्स के नंबर रिएक्टेंट साइड वाले और प्रोडक्ट साइड वाले दोनों इक्वल होते हैं तो हम उसको कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन. स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. अब हम यहाँ पे स्टेप्स देखने वाले हैं.
जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। हिट एंड ट्राइड मेथड। राइट बैलेंसिंग the equation change the coefficient, the number in front of the compound or molecule, so that the number of atoms of each element is same each side of the chemical equation. Shortcut of the technique for the balance of chemical equation. अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे। आपको जैसे कि दिख रहा है कि यहाँ पे हमें एक रिएक्शन दी हुई है और यहाँ पे दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, उसके साथ H3PO4 को मिलाया गया है। तो यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो A कंपाउंड मान लेते हैं और H3PO4 को B कंपाउंड मान लेते हैं। तो इस पूरे रिएक्शन में हमने जो प्रोडक्ट बना है उसको C मान लिया और प्लस D। तो यहाँ पे सेटअप सीरीज अगर हम इसको सेटअप करें तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कौन से एलिमेंट कितने हैं। तो जैसे कि A साइड पे जो है वो एक ही कैल्शियम है, तो जब हम उसको बैलेंस करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट साइड वाले से, तो हमें इधर की साइड भी दोनों साइड में कैल्शियम को सेम करना होगा। तो यहाँ पे कैल्शियम के 3 प्रोडक्ट दिए गए हैं और यहाँ पे है 1, तो जो C वाला कंपाउंड है उसके आगे 3 लग जाएगा। ऐसे ही हमको सारे जो है एक एक करके एलिमेंट्स को मैच करना है और दोनों साइड पे प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट साइड पे वो इक्वल होने चाहिए। सो हम इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट सेकेंड। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। Taking into consideration different factors, chemical reactions are grouped into multiple categories. For example, combination, decomposition, single displacement, double displacement, redox, endothermic, exothermic, precipitation and neutralization. हमने सबसे पहले पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर हमने एग्जाम्पल देखा था। अब हम आगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसके अंदर है, अगर हम H2 + Cl2 करते हैं तो ये 2HCl में चेंज हो जाता है। इसमें क्या है, एलिमेंट जो पहले एटम नंबर था और बाद में एटम नंबर था वो सेम है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, तो उससे वो बन गए 2HCl, यानी कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल, तो एटम के नंबर सेम है। ऐसे ही दूसरी रिएक्शन है 2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू 2 कार्बन डाइऑक्साइड। NH3 plus HCl give rise to NH4Cl. अब नेक्स्ट रिएक्शन है decomposition reaction. A single reactant decomposes on the application of heat or light or electricity to give 2 or more products. एक सिंगल रिएक्टेंट जो हमारा हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स को बनाता है, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहला है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस व्हिच रिक्वायर्स हीट, थर्मोलाइटिक डीकम्पोजिशन और द थर्मोलिसिस। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को हीट की रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो थर्मोलाइटिक डीकम्पोजिशन और थर्मोलाइसिस कहा जाता है उस रिएक्शन को। थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ HgO। HgO जो कंपाउंड है वो थर्मल डीकम्पोजिशन से फॉर्म्ड होता है। सेकेंड है डीकम्पोजिशन रिएक्टेंट विच रिक्वायर्ड लाइट, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन और द फोटोलिसिस। जो रिएक्शन लाइट का यूज करती हैं प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, तो वो रिएक्शन फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन और द फोटोलिसिस उसका नाम होता है। और इसके अंदर आता है डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। थर्ड टाइप की रिएक्शन होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस व्हिच रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी। जिन रिएक्शंस को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती हैं। इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोजिशन ऑफ H2O। H2O के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोजिशन होता है।
तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे एग्जाम्पल्स भी याद होने चाहिए कि कैसे रिएक्शन को कैसे किया जाता है और कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो भी इस टॉपिक्स के अंदर आपको रिएक्शंस दी गई हैं ये सारी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को आप बहुत अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट से डिस्प्लेस हो जाता है जिस रिएक्शन में, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि जिंक को हम कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो हमें देता है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, तो इसके अंदर डिस्प्लेस हो चुकी है, एक से दूसरे का कंपाउंड जो है डिस्प्लेस हो चुका है। सेकेंड रिएक्शन है कॉपर की प्लस 2AgNO3, जिससे हमें मिला है CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag। ये दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। An exchange of ions between the reactants takes place to give a new product। जब आयंस का एक्सचेंज होता है और नया प्रोडक्ट बनता है तो वो रिएक्शन हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे Al2SO4 होल 3 एक्वस स्टेट में प्लस 3 कैल्शियम OH होल ट्वाइस एक्वस स्टेट में हमें देते हैं AlOH होल 3 एक्वस प्लस 3CaSO4 सॉलिड। तो ये जो पूरी रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एन इनसॉल्युबल कंपाउंड कॉल्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म्स व्हेन टू सॉल्यूशंस कंटेनिंग सॉल्युबल सॉल्ट्स आर कंबाइंड। कोई भी इनसॉल्युबल कंपाउंड जो कि पीपीटी की फॉर्म में है वो दो सॉल्यूशन कंटेन करता है, एक तो सॉल्ट का और एक कंबाइंड, तो तब वो रिएक्शन जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है PbNO3 होल ट्वाइस एक्वस में प्लस 2Ki एक्वस, उससे हमारा कंपाउंड जो बना है वो है 2KNO3 एक्वस प्लस PbI2। इसके अंदर डाउन एरो है, इससे ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। हमने ऊपर डिस्कस किया था कि अगर एरो ऊपर की साइड है तो वो प्रोडक्ट जो है वो गैस फॉर्म में है, और अगर एरो डाउन साइड है तो वो पीपीटी की फॉर्म में है, और PbI2 का जो कलर है वो येलो होता है। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। ऑक्सीडेशन जो है सब्सटेंस लॉसेस इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें या तो आपको इलेक्ट्रॉन लूज होते हुए दिखाई देंगे या फिर गेन होते हुए आपको ऑक्सीजन दिखाई देगा और लूज होते हुए हाइड्रोजन दिखाई देगा। अगर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है, तो वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। उसका अपोजिट रिडक्शन रिएक्शन होती है। इसके अंदर जो है आपको इलेक्ट्रॉन्स और जो हाइड्रोजन है वो गेन होंगे और आपका ऑक्सीजन रिड्यूस होने लग जाएगा, ऑक्सीजन लॉस होगा, तो वो रिडक्शन रिएक्शन होगी। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। A substance that oxidize another substance and self gets reduced। वो सब्सटेंस जो दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर दे लेकिन खुद रिड्यूस हो जाए, उस कंपाउंड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। ऐसे ही होता है रिड्यूसिंग एजेंट, वो कंपाउंड जो दूसरे कंपाउंड्स को रिड्यूस कर देता है और अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है, वो होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे आपको रिएक्शन दी गई है, तो यहाँ पे जो है आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ मिक्स होके हमें देता है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो जो है ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट है वो फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होता है उसमें चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आयरन है उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दिए हैं, तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन हुई, और यहाँ पे जो आयरन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है।
कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया है तो इसलिए वो रिडक्शन रिएक्शन है, और साथ ही साथ कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है ZnO प्लस कार्बन का, जो हमें देता है जिंक प्लस CO। ZnO रिड्यूस टू जिंक, जो ZnO है वो जिंक में रिड्यूस हो चुका है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, और जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो चुका है कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, तो वो हमारा ऑक्सीडेशन हुआ। ZnO हमारा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और C हमारा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। जब हीट जो है वो इवॉल्व होती है रिएक्शन के अंदर, और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो ज्यादातर हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। जैसे कि एल्युमिनियम को अगर हम Fe2O3 के साथ मिक्स करते हैं तो वो हमें देता है Al2O3, और जो है आयरन अलग हो जाता है और साथ में हीट भी। तो ये टाइप के रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो रिमूव हो जाए कंपाउंड से, वो टाइप की रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है मीथेन प्लस 2O2, हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 वाटर यानी H2O प्लस हीट। इसमें क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, हीट जो है वो रिमूव हो जाती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें तो वो हमारी होती है वो रिएक्शंस जिसमें हमें हीट रिक्वायर्ड होती है। हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन। इसके अंदर अगर हम एग्जांपल देखें तो अगर हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, उसके साथ हम ऐड करते हैं 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को, और उसके अंदर सनलाइट को भी ऐड करते हैं, तो हमें मिलता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों मिलते हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन जिसमें हमें हीट की जरूरत हो रिएक्शन को करने के लिए, वो टाइप की रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ग्लूकोज जो है वो कंपाउंड है, मोस्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। ज्यादातर जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। अब हम बात करते हैं कोरोजन की। ग्रेजुअल डेटेरिएशंस ऑफ मटेरियल, यूजुअली अ मेटल, बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर और द केमिकल्स इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट्स। अगर हमारे जो है कंपाउंड्स मॉइस्चर के एक्शन में आने की वजह से खराब होते हैं, तो वो टाइप के कंपाउंड्स जो हैं वो कोरोजन कंपाउंड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है रस्टिंग। रस्टिंग में क्या होता है, हमें जैसे कि रिएक्शन दी गई है 4, हमारे पास आयरन है, उसके अंदर हमने 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को मिलाया एयर से, और प्लस हमने कुछ अमाउंट जो है मॉइस्चर ऐड किया उसके अंदर, तो हमें मिलता है Fe2O3 प्लस H2O रस्ट। तो ये कोरोजन ऑफ कॉपर है। कॉपर जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ कॉपर हट के रस्ट में चेंज हो गया। सेकेंड रिएक्शन है कि कॉपर हमने वाटर के साथ मिक्स किया और उसके साथ हमने कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेके मिक्स किया, तो हमें मिला CuCO3.CuOH2। ये जो है कंपाउंड ग्रीन कलर का होता है। कोरोजन ऑफ सिल्वर की बात करें तो इसमें हमने सिल्वर लिया, उसके साथ हमने H2S मिलाया एयर से लेकर, और उससे हमें मिला Ag2S जो कि ब्लैक कलर का होता है प्लस H2 गैस। तो ये एग्जाम्पल थे हमारे रस्टिंग के। तो ये सारी रिएक्शंस जो रस्टिंग की है ये इंपॉर्टेंट है। रेंसिडिटी, इट रेफर्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन द फूड दैट इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट गिव्स फाउल स्मेल एंड बैड टेस्ट टू फूड। रेंसिड फूड कॉजेज स्टमक इन्फेक्शन एंड कंजप्शंस। रेंसिडिटी मेनली वो ऑक्सीडेशन है फैट्स और ऑयल्स का जो फूड के अंदर हो जाता है जब फूड लॉन्ग टाइम के लिए रखा रहता है। इसके अंदर से गंदी सी स्मेल आती है और इसका टेस्ट भी बिगड़ जाता है। जो रेंसिड फूड होते हैं उसके वजह से हमें स्टमक इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं।
नेक्स्ट है, अगर हम इससे बचना चाहते हैं, हम रेंसिडिटी से बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज है हमें यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स। हमें एयर टाइट कंटेनर्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि जो ये रेंसिडिटी होती है वो एयर की वजह से होती है। अगर एयर अंदर नहीं जाएगी तो फूड जो है वो लॉन्ग टाइम तक सेफ रहेगा। सेकंड, पैकेजिंग विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो फूड को खराब होने से बचाता है, तो इसलिए जो पैकेजिंग है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होनी चाहिए, जिससे फूड जो है वो लॉन्ग टाइम तक सेफ रहता है। थर्ड, इसको हमें रेफ्रिजरेशन करना चाहिए। मीन्स हमें रेफ्रिजरेटर में जब हम रखते हैं तो हमारा फूड जो है वो लॉन्ग टाइम तक सेफ रहता है। फोर्थ है एडिशन ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव्स। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव्स को डालते हैं तो उससे भी हमारा फूड जो है वो लॉन्ग टाइम तक सेफ रहता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेंसिडिटी क्या होता है, तो आपको यही लिखना है कि जब हमारा फैट्स एंड ऑयल्स जो है फूड के अंदर ऑक्सीडेशन हो जाता है मेनली, तो वो रेंसिडिटी होता है। उसकी वजह से क्या क्या होता है ये भी आपको याद रखना है, और साथ ही साथ हम रेंसिडिटी से कैसे बच सकते हैं उसके लिए 4 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लिया है। अगर आप इसको एक दो बार और रिवाइज कर लेंगे तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल आ जाएगा पूरी तरह से, और आप इसको फिर कभी नहीं भूलेंगे। और आपका एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको ये अपने बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। हमारे आने वाली वीडियो में हम आपको और भी बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देने वाले हैं। सो अगर आप उन यूजफुल वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो अभी हमारे चैनल अमीज ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे एक रेड कलर का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक करें, क्योंकि उस पर क्लिक करने से ही आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमसे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।